फैसलाबाद में माहौल दोस्त बसें फराटे भरेंगी। पहले मरहले में 6 रूट्स पर 86 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 9 मीटर की 50 और 11 मीटर की 36 ई बसें शामिल हैं। गुलाम मोहम्मदाबाद, सरगोदा रोड और गुटवाला में 3 डिपो कायम होंगे। बसों के चार्जिंग स्टेशन, सोलर सिस्टम के इकदाम शुरू कर दिए गए। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सर्विस स्टेशन पर भी काम जारी है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी का फैसलाबाद का दौरा, मेट्रो बस सर्विस की प्लानिंग और इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबादियों के लिए बड़ी खबर है कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने न सिर्फ फैसलाबाद का दौरा किया है बल्कि फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट की जरूरियात, मेट्रो बस सर्विस प्लानिंग और अंदरूनी शहर इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे के आगाज का जायजा भी लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब का ये कहना था कि पहले मरहले में फैसलाबाद के 6 रूट पर इको फ्रेंडली 86 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से 9 मीटर की 50 और 11 मीटर की 36 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। मंसूबे के लिए शहर भर में 157 बस शेल्टर और 178 फ्लैग पोस्ट्स कायम की जाएंगी, जबकि बसों की डिपो कायम करने के लिए गुलाम मोहम्मदाबाद, सरगोदा रोड और गटवाला में 3 मुकामात का इंतखाब जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। अहमद जावेद काजी का कहना था कि तीनों मुकामात पर बसों के लिए न सिर्फ चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे बल्कि सोलर सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विस स्टेशन और दीगर इंतजामिया अमूर के इकदाम जो है वो भी शुरू कर दिए गए हैं। मंसूबे का आगाज बाकायदा यौम आज़ादी सन 2025 14 अगस्त को जो है वो किए जाने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास आपका। जुडिशल कम्प्लेक्स पीर महल की तामीर की स्कीम, महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद ने आइंदा साल जून तक का वक्त मांग लिया। स्कीम पर 40 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। बिल्डिंग्स हुकाम के मुताबिक फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस काम मुकम्मल न हो सका। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। पीर महल की स्कीम के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से पंजाब बिल्डिंग जोन से जून 2025 तक का वक्त मांग लिया गया है। फंड्स की अदम दस्तयाबी से जुडिशल कम्प्लेक्स पीर महल के जो तरक्याती काम है वो सुस्त रवि का शिकार है और मजमूई तौर पर 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से जुडिशल कम्प्लेक्स पीर महल की स्कीम पर काम मुकम्मल किया जाना है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स 2 बड़े ग्रुप्स हैं उनको फंड्स की अदम दस्तयाबी के हवाले से कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से बिल्डिंग जोन्स को जो है इस्तदा की गई थी। अभी कॉन्ट्रैक्टर्स की इस्तदा पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से पंजाब बिल्डिंग जोन्स को मरासला लिखा गया है, जिसमें इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 40 करोड़ से ज्यादा की जो मंजूरी दी गई थी, अभी ये मनसूबा जून 2025 तक मुकम्मल किया जा सकता है। फंड्स और इसके साथ साथ मजीद जो वक्त है वो मांगा गया। बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को में अमले की कमी बहरानी कैफियत इख्तियार कर गई। लाइन स्टाफ सार्फिन की शिकायत हल करने में नाकाम होने लगा। लाइन मैनों की 9000 से ज्यादा असामियां खाली। फेस्को की हर सब डिवीजन को 5 से 7 लाइनमैन की कमी का सामना है। फेस्को के निजी फर्म के तहत लाइन स्टाफ की भर्तियों का दावा भी वफा न हो सका। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज बिल्कुल मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी फेस्को में लाइन स्टाफ का बहरान है। फेस्को में 9000 से जायद असिस्टेंट लाइनमैनों और लाइनमैनों की असामियां खाली हैं, जिसकी वजह से सार्फिन की शिकायत का बरवक्त हल नामुमकिन बन चुका है। फेस्को की जानिब से जो है वो लाइन स्टाफ निजी कंपनी के तहत भर्ती करने के हवाले से यकीन दहानी भी करवाई गई, मगर वो भी मामला लटक चुका है और फेस्को की जानिब से ना तो लाइनमैन भर्ती किए जा रहे हैं, ना असिस्टेंट सार्फिन भुगतने पर मजबूर हैं। फेस्को की हर सब डिवीजन में 5 से 8 लाइनमैन की असामियां जो हैं वो खाली हैं। मौजूदा जो लाइन स्टाफ फेस्को के पास मौजूद है वो 53 लाख सार्फिन के लिए इंतहाई कम है और लाइन स्टाफ से डबल ड्यूटियां ली जा रही हैं, जिसकी वजह से लाइनमैनों को करंट लगने के नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो रहे हैं। मगर फेस्को की जानिब से तमाम तर मामलात को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर्कल्स की जानिब से भी फेस्को हेडक्वार्टर को 12 मरतबा इससे मुतल्लिक आगाह किया जा चुका है कि फेस्को जिसके कंज्यूमर्स में आए रोज इजाफा हो रहा है, हर सब डिवीजन में सार्फिन की तादाद 35 से 40 हजार है, तो कम लाइनमैन सार्फिन के ना तो मसाइल हल कर पाते हैं और ना ही ट्रांसफार्मर्स खराबी और दीगर मसाइल को बर वक्त दूर कर पाते हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका।
चिन्योट में सरगोदा रोड के मैरिज हॉल में हशरात की बारात। फूड अथॉरिटी ने छापे के बाद मैरिज हॉल सील कर दिया। हुकाम के मुताबिक फ्रीजर और स्टोरेज की हालत इंतहाई नाकिस थी। ममनुआ अशिया का इस्तेमाल भी जारी था। सब्जियां टूटे और गंदे फर्श पर मौजूद थी, जबकि मैरिज हॉल में हशरात की भरमार पाई गई। कवानीन के मुताबिक काम न करने पर कार्रवाई होगी। अपडेट कर रहे हैं कि चिन्योट में सरगोदा रोड के मैरिज हॉल में हशरात की बारात। फूड अथॉरिटी ने छापे के बाद मैरिज हॉल सील कर दिया। हुकाम के मुताबिक फ्रीजर और स्टोरेज की हालत इंतहाई नाकिस थी। ममनुआ अशिया का इस्तेमाल भी जारी रहा। सब्जियां टूटी और गंदे फर्श पर मौजूद थीं, जबकि मैरिज हॉल में हशरात की भरमार पाई गई। कवानीन के मुताबिक काम न करने पर कार्रवाई होगी। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि एक एक करके तमाम ज़रूरी अजनास महंगी की जाने लगी। एक माह में चावल की कीमत में होशबा इजाफा। चावल के थोक में नर्ख 1200 रुपए फी मन बढ़ गए। राइस मिल्स ने चावलों की कीमत 9200 रुपए फी मन तक पहुंचा दी। धान की कीमत में भी तेजी। तफसीलात रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। में चावल की कीमतों में तेजी आने लगी। एक माह के दौरान चावल के नर्ख 210 रुपए से बढ़कर 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। राइस मिल्स की जानिब से फी मन चावल का रेट 8000 रुपए से 9200 रुपए तक जा पहुंचा। मूंजी और धान का रेट 3900 रुपए से बढ़कर 4800 रुपए फी मन हो गया। आड़तियों ने कीमतों में तेजी को किसान दोस्त करार दिया। ये किसान हमारा जो है उसके लिए ये एक खुशखबरी है, क्योंकि उसने गंदम में पहले ज़्यादा नुकसान उठाया, लिहाजा अब मूंजी जो है वो उसका रेट भी 3700 से बढ़ के 5000 तक चला गया है। ओपन मार्केट में चावल की कीमत 240 रुपए किलो तक जा पहुंची। ताजरों ने मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। चावल की कीमतों में इजाफे से शहरियों की खरीदारी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने कहा कि ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा अफसोसनाक है। जी, हम तो पाकिस्तानी अवाम। चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी के सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए इकदाम। सरगोदा रोड सीवरेज में लाइन की सफाई का काम जारी। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी मिर्जा मुजफ्फर बेग का दौरा काम का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सेवरेज सिस्टम की बहाली के लिए सरगोदा रोड सेवरेज मेन लाइन की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। सीईओ म्यूनिसिपल मिर्जा मुजफ्फर बेग का विजिट जारी काम का जायजा लिया। सीईओ मुजफ्फर बेग का कहना था कि सरगोदा रोड से मुलिका इलाकों में सेवरेज मसाइल ज्यादा हैं। सेवरेज लाइन पुरानी और अक्सर बंद है। सरगोदा रोड मेन नाला साफ होने से काफी इलाकों के मसाइल हल होंगे। चिन्योट के दरीना मसाइल है कि जिसमें सीवरेज के इश्यूज हैं, सैनिटेशन के इश्यूज हैं, उनको हल करने के लिए हमने टीमें लगाई हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है ये हाईवे का एक नाला है जिसमें बारिशी पानी और हमारा कोई सीवरेज का पानी कलेक्ट होकर जाता है। तो इसकी सफाई का काम मुहिम जारी है, जिसमें हमारे स्टाफ ने इसके अंदर से जो मौजूद गार्बेज है वो उसको डिसिल्ट किया है। डिसिल्ट करने के बाद अब पानी का फ्लो रवानी से जाएगा। इस तरह दिन रात हमारी टीमें काम कर रही हैं। रात को भी हमने टीम्स बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जा सके। 15 पुलिस एहलकारों को कारकर्दगी का इनाम मिल गया। सीपीओ कामरान आदिल ने 3 थानों के एहलकारों को नवाजा। एसपी लालपुर डिवीजन रहमान कादर, एसएचओ थाना गुलबर्ग इकबाल फरीद, एसएचओ रजाबाद कैसर मुख्तार, एसएचओ मंसूराबाद मुजफ्फर खोकर और दीगर एहलकार शामिल। कामरान आदिल ने एहलकारों में इनामात और तारीफी असनाद भी तकसीम की। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद कामरान आदल की जानब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 3 थानों के 15 के लगभग एहलकारों और अफसरान में इनामात तकसीम किए गए। इनामात हासिल करने वालों में एसपी लालपुर डिवीजन रहमान कादर भी शामिल हैं। इनामात किस लिए दिए गए इस पर हम बात करेंगे डीआईजी कामरान आदल से, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि क्या इनका अच्छा काम था जिस पर इनाम दिए गए और मजीद इनकी बहादुरी पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये लायलपुर डिवीजन जो है ये शहर का गढ़ है और यहाँ पे सारा का सारा सिटी एरिया है, कमर्शियल एरिया है। इसको सेफ रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें 2 बड़ी चीजें हमारा फोकस हमेशा रहता है, स्ट्रीट क्राइम और नारकोटिक्स। आपको पता है स्ट्रीट क्राइम का भी बड़ा गहरा ताल्लुक नारकोटिक्स के साथ है। बहुत सारे लोग जो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होते हैं वो नारकोटिक्स भी साथ साथ करते हैं। तो इसमें एक गैंग यहाँ पे एक्टिव था जो रात के वक्त तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे ये ऐसी दुकानों के बाहर जाकर अपना निशाना बनाते थे उन लोगों को, जहाँ पे बाहर एक कोई गार्ड बैठा होता था। उस गार्ड को ये ओवर पावर करते थे, दुकान खुलवा के उसका माल गाड़ी में डाल के लोग ले जाते थे। उसकी फिर हमने उन पे डिकॉय ऑपरेशन किया, हमने टीमें लगाई जिन्होंने उनको ढूंढा
اور پھر ہمارا ان سے لائیو انکاؤنٹر ہوا. رات کو وہ آئے اسی طرح اپنا شکار ڈھونڈتے ہوئے, کیونکہ وہ بڑے ڈیسپریٹ تھے, وہ فائر کرتے تھے اگر کوئی گارڈ ان کے ساتھ کرتا تھا. ایک گارڈ انہوں نے زخمی بھی کیا ہوا تھا. تو ان کے ساتھ پھر ہمارا پولیس مقابلہ ہوا, اور وہ گاڑی نہیں روک رہے تھے بلکہ شہر کے اندر ہی جیسے فلموں میں دیکھتے ہیں باقاعدہ ان کی ہم نے چیز کیا اور فائرنگ سے جا کے گاڑی روکی, اور بڑی مشکل سے ایس پی صاحب بھی وہاں پہ پہنچے, ہمارے اے ایس پی صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے, ہمارے ایس ایچ او صاحبان گئے, ہم نے ان کو پھر گھیرا ڈال کے ان کو پکڑا. ان میں سے ایک ان کا ساتھی ہلاک ہو گیا. ان کا جو پورا نیٹ ورک تھا وہ ہم نے پورا کا پورا ڈسمینٹل کر دیا ہے. اس میں جہاں سے یہ لوگ آتے تھے پریپریشن کرتے تھے, جو ان کے ساتھی تھے سپورٹ لائن وہ ساری کاٹ دی ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو جا کے اپنا مال بیچتا تھا ان کو بھی ہم نے, چونکہ چوری کا مال خریدنے والے بھی خاص لوگ ہیں, تو پورا نیٹ ورک انہوں نے ڈسمینٹل کیا ہے. اس کے علاوہ بڑے کیشز ہیں ہمارے اس کی نارکوٹکس کے, ایک 75 کلو کی ایک ہوئی. اس کے علاوہ ڈیلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ہارڈ اس پر آئیں, اور میری کوشش ہے کہ پولیس کو فائنینشیل میٹرز, فیملی میٹرز, لینڈ میٹر سے دور رکھا جائے. ان کا فوکس صرف اور صرف اسٹریٹ کرائم پہ رہے. یہی طریقہ ہے اب بہترین طریقے سے پولیس کی سروسز کو بہتر بنا کے دینے کا. یہ جی کامران عدل کی جانب سے بتایا گیا کہ انعامات حاصل کرنے والے ان اہلکاروں اور افسران نے خطرناک گینگ کو ٹریس کیا. ان کا ایک مرکزی سرگنا جو ملزم تھا وہ مقابلہ میں ہلاک ہوا, اس کا پورا نیٹ ورک بھی کیپچر کر لیا گیا, اور اسی طرح منشیات کی بڑی کھیپ بھی پکڑی گئی. شفیع فیصل آباد کامران عادل کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ فیصل آباد پولیس اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے اسی طرح اپنے فرائض سر انجام دیتی رہے گی. جی طیب, بہت شکریہ آپ کا. جنگ میں دیوار تحریک پاکستان روشن نہ رہی. خوبصورت بورڈز پر پاکستان کی تصویری تاریخ بیان کی گئی تھی. چند ماہ بعد ہی بورڈز میں لگی روشنیاں جواب دی گئی. تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, جنگ کے اندر جو خوبصورتی کا منصوبہ تھا اس کے تحت بہت سی دیواروں کے اوپر الیکٹرک بورڈ لگے گئے. ہم اس وقت بھکر روڈ پر موجود ہیں. بھکر روڈ کے اطراف میں بھی ایجوکیشن کمپلیکس کے ساتھ تحریک پاکستان یا تحریک آزادی پاکستان کے نام سے ایک دیوار منسوب کی گئی. اور بابا آپ کو دوسری جانب دکھا بھی سکتے ہیں کہ چند بورڈ جو ہیں وہ ابھی ٹھیک ہیں, لیکن اسی دیوار کے بہت سارے بورڈ جو ہیں وہ اس وقت اپنی رانائی کھو چکے ہیں. ارباب آپ دکھا سکتے ہیں, یہ بھی ایک ویسا ہی بورڈ ہے. یہ بھی تحریک پاکستان کی دیوار جو ہے یا دیوار تحریک پاکستان کے نام سے جو منسوب ہے اس کا بورڈ ہے, اپنی رانائی روشنی کھو چکا ہے. ارباب آگے بھی آئیں, یہ بھی دکھائیں. یہ بورڈ بھی بس ایک کونے کے اندر روشنی باقی ہے, باقی یہ بورڈ بھی جو ہے وہ روشنی کھو چکا ہے. اور اس منصوبے کے تحت لگے ہوئے درجنوں بورڈ جو ہیں وہ اس وقت روشنیاں کھو چکے ہیں, جس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف جھنگ کے سرکاری محکمے ان بورڈز کی بحالی کے اندر جو ہے وہ سنجیدہ نہیں, تو دوسری جانب ان بورڈز کی بنانے میں جو غیر معیاری میٹیریل کا استعمال کیا گیا یا غیر معیاری لائٹس لگائی گئیں اس کو بھی یہ آشکار کر رہا ہے. چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور جلد بانی پاکستان کی سالگرہ کا بھی دن آ رہا ہے, تو ضروری ہے کہ اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو بورڈز ہیں ان کو فوری طور پر. جی رمضان, بہت شکریہ آپ کا. سردی بڑھتے ہی کھابا پوائنٹس پر رش بڑھنے لگا. فیصل آباد کے کھابا پوائنٹس رات میں آباد ہونے لگے. شہری دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ کھانوں کا لطف اٹھانے لگے. مزید بتا رہے ہیں علی ادر بھٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی علی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, فیصل آباد میں جو ہی رات کے اوقات میں سرد ہواؤں کا راج نظر آتا ہے تو فیصل آباد میں شہری بھی رخ کر لیتے ہیں فوڈ پوائنٹ کا. ہم اس وقت ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہیں جہاں پر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ شہریوں کا ایک رش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کہیں جو ہے وہ توا قیمہ دال جو ہے وہ انجوائے کی جا رہی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, تو کہیں جو ہے وہ اپنے خوابوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بھی انجوائے کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. کیا کہیں گے بھائی, کون سے ایک کھانے جو ہیں وہ زیادہ مزیدار ہیں اور دوستوں کے ساتھ کھانے میں کتنا مزہ ہے؟ دوستوں کے ساتھ تو پھر مزہ آتا ہی ہے چاہے کہیں بھی بیٹھیں, لیکن یہ ہے ان کی جل فریزی وغیرہ اچھی ہے, باقی دالیں بھی اچھی ہیں, آپ کھا سکتے ہیں.
دیگر ڈشز جو ہیں وہ بھی مزیدار ہیں. کچھ اور شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پر دکان کے آنر جو ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کہیں گے یہاں پر کیا چیزیں جو اسپیشل ہے, جہاں جو شہری جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے, کون سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اسپیشل مل رہی ہیں اور کون سے شہری جو ہیں وہ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایسے ہی ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا الحمدللہ ہمارے کھانے کو پسند کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ آ کر. جیسے آپ نے اسپیشلٹی پوچھی ہے ہماری, وہ ماشاءاللہ ہماری دال چنا ہے اور توا قیمہ ہے, جل فریزی ہے اور دیگر آئٹمز ہیں جو کہ کسٹمر کو وہ انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. جیسا کہ آپ نے سنا, ان کا کہنا ہے کسی کو پسند ہے توا قیمہ تو کوئی شاہی دال کو پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں ان کی جل فریزی کی تو اس کے اوپر بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شہری جو ہی رات کے اوقات میں سرد ہوائیں فیصل آباد میں انٹر ہوتی ہیں تو شہری بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. کیا کہیں گے فیصل آباد کے اس فوڈ پوائنٹ پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ سیل ہوتی ہیں اور شہری جو ہیں وہ ان کو کھانے کے لیے یہاں پر؟ جی بہت شکریہ علی حیدر بھٹا آپ کا. ٹیکسنگ میں پنجاب حکومت کی سبسڈی رجسٹریشن کا آغاز. ضلع بھر میں 89 سینٹر بنا دیے گئے. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس. رکن صوبائی اسمبلی امجد علی جاوید, ایوب خان گادھی کی شرکت. ڈی پی او عبادت نثار بھی شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے اجلاس میں بریفنگ دی. اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں, امن و امان کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر دفتر میں ہوا, جس میں مختلف ترقیاتی منصوبوں میں بات ہوئی. تو وہیں پر سوشیو اکنامک رجسٹری پر بھی بات کی گئی. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں سر جو رجسٹری کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس پہ کیا خاص فوکس کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, آج ہمارا جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا جو 5واں اجلاس ہوا, جس کی صدارت جو ہے وہ ہمارے چیئرپرسن MNA جنید الواح چودھری صاحب نے کی, اور اس میں ضلع میں جو مختلف ترقیاتی کام ہیں اس کے بارے میں ان کو بریفنگ دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر پنجاب کے جو ڈفرینٹ انیشیٹو ہیں جو کہ ایگریکلچر سیکٹر سے لے کے اور جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے جو سیکٹرز ہیں ان تک رینج کرتا ہے, تمام جو ہمارے انیشیٹوز ہیں CM صاحبہ کے, اس کے اوپر بریفنگ دی گئی. اور اس میں جو خاص طور پہ جو آج تک کی جو ہماری لیٹسٹ ہے کہ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری کے اوپر ہمارا جو ہے وہ سینٹرز بننے جا رہے ہیں. ٹریننگ آج ہو چکی ہے ہمارے ٹرینرز کی, اور ہمارے کو 89 سینٹرز بن رہے ہیں, جس میں 85 یونین کونسل کے ہوں گے, 4 میونسپل کمیٹیز میں ہوں گے. اور یہاں پہ ہم انٹرن ہائر کریں گے جو کہ 50,000 روپے ماہانہ کی اجرت ان کو دی جائے گی. اور یہ ایسے لوگ جو گورنمنٹ کے کسی بھی سبسڈی سے جو ہو سکتے ہیں, جو خاص طور پر پور سوشل اکنامک کنڈیشنز والے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی امداد نہیں ملتی, جو آلریڈی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے یا گورنمنٹ کے ڈفرینٹ سبسڈیز کے لیے رجسٹرڈ نہیں, ان کو رجسٹر کیا جائے گا. ان کا پاورٹی سکور کارڈ بنے گا. اور کل کو انشاءاللہ جیسے ہی خاص طور پہ جس کا فوکس ہے وہ ہے رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے, کہ رمضان نگہبان پیکج میں تاکہ ان لوگوں کو, یہ جو اگر ڈیزرونگ لوگ ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے راشن یا سپورٹ. جی مبشر, بہت شکریہ آپ کا. جی ماحولیات عمران احمد شیخ کی ایپٹما فیصل آباد آمد. صنعت کاروں سے ملاقات میں ماحولیاتی آلودگی پر گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو ایپٹما لیے چلتے ہیں. وہ یہی شعبہ ہے, کھیت سے لے کر پروسیسنگ تک, پروسیسنگ سے لے کر ٹیلر ماسٹر تک اور ریٹیلر تک, سب کو یہ پریزنٹ کرتی ہے. سر یہ ہے, یہ پروسیسنگ جو ہے, اس کے پرابلم جو ہیں سر وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے نا, تو ہمارے سارے جتنے بھی کوئی صاحب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کو بند کرایا جانا چاہیے, جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا سر, یہ میں ادر شعبوں کی بھی بات کرتا ہوں کہ کوئی کدھر سے آ جاتا ہے, کدھر سے آتا ہے. ہم ان کے بھی ساتھ نپٹتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جناب. ہمارے پاس کبھی ٹیکسز کے مسئلے رہتے ہیں, کبھی EBO کے مسئلے رہتے ہیں, کبھی ہمارے ساتھ سوشل سیکورٹی کے مسئلے رہتے ہیں. ہم ہر کے ساتھ لیتے ہیں, لیبر کے ہمارے ساتھ پرابلم رہتے ہیں. ہم ہر چیز کی بات سن کے کام چلاتے ہیں. جی تو سر یہ بات ہے کہ ہمیں آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے یہ کام کیا کر سکتے ہیں. یہ جو ہماری انوائرمنٹ کے معاملات ہیں, آپ پچھلے دنوں کافی زیادہ پرابلم تھے, فیصل آباد 600 تک چلا گیا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, اور ابھی یہ پرسوں تو 160 پہ تھا. جی آپ اس کا فرق دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ ہے. جی اور جس دن سر یہ آپ کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں, جمعہ یا سنڈے ہوتا ہے,
तो आप देखेंगे कि जब ये चल नहीं रही होती है, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही होती, तो उस दिन हमेशा हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे रहेगा। ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये मेन प्रॉब्लम है। और जो कहते हैं जी 100 में से 83% जो है, ये अभी ख्वाजा आसिफ साहब की एक रिपोर्ट उन्होंने एक ट्वीट की हुई है, मेरे पास मौजूद है। उन्होंने उसमें कहा था कि जी 83% जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से है जी सर। बाकी अदर शोबे हैं उसमें हम लोग कितने हैं, इंडस्ट्री है जी 13% सिर्फ 13% में क्या है सर, इसमें सर है अपना क्या न कहते हैं फाउंड्रीज हैं, उसके बाद अदर शोबे हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग है सर। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ पे ये मुझे मौका दिया ये बात करने का और आप लोगों के साथ मुलाकात करने का। रेहान साहब का बिल्कुल पहला जो विजिट है वो मेरा चैम्बर का होना चाहिए था, मुझे इस चीज़ का यकीनन एहसास है, लेकिन बहरहाल कुछ मसरूफियत कुछ ऐसी रही, कुछ मैं मुल्क से बाहर था, तो और वो मुल्क से बाहर भी बेसिकली पंजाब को रिप्रेजेंट करने हम गए हुए थे। जो माहौलियात की जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है बाकू में हो रही थी, अज़रबैजान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने पहली बार उस इवेंट के अंदर सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब थी। इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को बने हुए तकरीबन 27 साल का अरसा हो गया, और इन 27 सालों में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है जिसके अंदर दुनिया की टॉप नॉच एजेंसीज या दुनिया के जो बिल्कुल टॉप लेवल के इदारे होते हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उन इदारों में से एक थी, तो ये हम सब के लिए बड़े एहसास की। बाकी जहां तक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी या डिपार्टमेंट की बात है, अगर हम बड़े लेवल पर बात करें तो मैं कोई जिसको कह लें अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैं कोई उसको जिसको कह लें ये नहीं कहना चाहता, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये है कि पिछले 8-10 महीनों के अंदर जो कारकर्दगी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की रही है चीफ मिनिस्टर साहिबा के विजन के तहत, और हमारी जो सीनियर मिनिस्टर है मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा उनके विजन के मुताबिक, उसकी सबसे जो बड़ी मिसाल है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है जो पूरे इस रीजन को देखता है, उसे हम इसी मोड कहते हैं, जो एक इंटर गवर्नमेंटल सेक्टर है, एक सेंटर है हवा की और ये फजाई आलूदगी देखने वाला और वो सारा, उसने पंजाब गवर्नमेंट की जो एनवायरनमेंट पे पिछले 8 महीने 9 महीने की कारकर्दगी है उसको, चूंकि हमारा जो सारा सिस्टम है वो सैटेलाइट्स के जरिए देखा जा रहा होता है, आपको आपके इल्म में है, वहां पे हमारी रिपोर्टर पार्टी नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी जो हवा के अंदर आलूदगियां हैं, ये कार्बन है, ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेज हैं, इन सारों को अब सैटेलाइट के जरिए जो नासा के सैटेलाइट्स हैं उनके। फैसलाबाद में स्नूकर के मौके कम, टैलेंट भरपूर। स्नूकर का टैलेंट बड़े टूर्नामेंट का इंतजार करने लगा। तफसीलात जानते हैं, सलाम दुरानी से अपडेट कीजिएगा। शहर में स्नूकर का टैलेंट मौजूद है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिविजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं करवाया गया। स्नूकर का टैलेंट मौजूद है और बेहतर मौके की तलाश में है। मेरे साथ मौजूद भी हैं खिलाड़ी, से बात करते हैं। आप बताएं, काफी एक्सपोजर रहता होगा लड़कों से, टैलेंट मौजूद है लेकिन मौके नहीं मिल रहे, अगर मौके मिले तो कहाँ तक जा सकते? जी, इधर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़कों में टैलेंट है, वो खेलने के ख्वाहिशमंद है, डेली आते भी है, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से कोई प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी मिल रही, जिसकी वजह से प्लेयर थोड़े से मायूस हो जाते हैं। समझते हैं कि यहाँ पर जो इंटर क्लब टूर्नामेंट्स हैं स्नूकर के, वो होने चाहिए ताकि बच्चों को मौका मिले। जी बिल्कुल, जैसे क्रिकेट के होते हैं ऊपर लेवल पे, ऐसे ही टूर्नामेंट अगर तो इसके स्नूकर के हो गए तो प्लेयरों को इंशाल्लाह काफी हौसला अफजाई होगी प्लेयरों की, और मेरे ख्याल से टूर्नामेंट होने चाहिए। टूर्नामेंट जो है उनका इनेकाद होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक फैसलाबाद से, फैसलाबाद के गली कूचों में महलों में इस तरह का टैलेंट मौजूद है। छोटे छोटे क्लब्स हैं, बड़े क्लब्स भी हैं स्नूकर के, और बिलियर्ड और स्नूकर ये दोनों वो खेले हैं जो कि बच्चे बड़ी शौक से खेलते हैं। और मोहम्मद आसिफ जिसमें 3 बार चैंपियन बना है, इसी फैसलाबाद से ताल्लुक रखता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट और डिविजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट उसकी जानिब से कोई भी जो इंटर क्लब स्नूकर के मुकाबले वो नहीं करवाया गया। तो उनका मुतालबा ये है खिलाड़ियों का कि इंटर डिस्ट्रिक्ट या जो क्लबों के मैचेस हैं वो करवाए जाए। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका।